तुम्हारे दोस्त और दुश्मन दोनों हमारे दोस्त हैं। तो देखते हैं कब तक ये जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस का गेम है ये कब तक तुम झेल पाओगे। इस समय जो इंडिया ने पिछले कुछ महीने में किया है वो दुनिया में जियोपॉलिटिक्स की अपने आप में एक मास्टर क्लास है। अब कैसे हुआ जरा समझते हैं। सबसे पहले तो ये कुछ रीसेंट नहीं है कि ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ लगाए। एक्चुअली 2016 से 2020 तक जब ट्रंप 1.0 था तो उस समय 2018-19 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें भी ट्रंप ने इंडिया की स्टील पर, एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाए। यानी कि हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट होगा उसको महंगा कर दिया। हमारे स्टील सेक्टर को नुकसान हुआ। अगर कोई स्टील सेक्टर से, एल्यूमिनियम सेक्टर से वीडियो देख रहा होगा तो उसने उस समय देखा होगा कि किस तरीके से हमारी स्टील सेक्टर में ये इशू आ रहा था। उस समय ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, यानी कि हमारे स्टील सेक्टर ने लोन लिया बैंक से। अब जब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है या कम कर पा रहा है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई। उसकी वजह से वो बैंक को लोन नहीं दे पा रहा। बैंक कह रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, बंद करो फैक्ट्री। उन वर्कर्स का क्या होगा। अब ये जो सरप्राइज यूएसए दे रहा था हमें, तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने भी जवाब दिया। हमने कई यूएसए के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए। रिटेलिएटरी टैरिफ इंडिया ने भी लगाए थे। 2018-19 की बात बता रहा हूं। उसके बाद यूएसए ने कहा अच्छा चलो फिर आपको जीएसपी से हटा देते हैं। अब जीएसपी क्या है, जनरलाइज्ड ये प्रेफरेंस दी जाती थी, सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज से प्रोडक्ट यूएसए में जाएंगे वो टैरिफ रिलैक्सेशन पाएंगे। यानी कि आप इंपोर्ट टैरिफ कम लगेगा, ना के बराबर लगेगा टू अ पर्टिकुलर अमाउंट, टू सम कैटेगरीज, जिससे कि आप अपना एक्सपोर्ट यहां पर कर पाएंगे, आपके यहां जॉब्स जनरेट होंगी। ध्यान रखिएगा ये कोई एहसान नहीं है। डेवलप्ड नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस में जो गैप है इसको ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशंस में ही टैरिफ रिलैक्सेशंस डेवलपिंग नेशंस को दिए गए थे। यानी कि आपको जरूरत पड़े तो आप डेवलप्ड नेशंस पे से आने वाले सामान पर इंपोर्ट टैरिफ लगाओ, इनसे ज्यादा लगाओ, क्योंकि तुम्हें अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बचाना है। तो वही इंडिया ने किया। तो इस समय जो यूएसए कर रहा है वो डब्ल्यूटीओ के रूल्स को तोड़कर कर रहा है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे कर सकता है, क्या बात कर रहे हैं आप। अरे इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म क्या कहता है कि ताकतवर हर वो काम करता है जो वो कर सकता है। तो यही है जियोपॉलिटिक्स। वीक मस्ट सफर बिकॉज दे आर वीक। तो क्या इंडिया ने वीकनेस दिखाई? इंडिया वीकनेस नहीं दिखा रहा। नैरेटिव और एग्जैक्ट न्यूज में फर्क होता है, एग्जैक्ट एनालिसिस में फर्क होता है। वी नीड टू लुक इनटू द डेटा, और इस वीडियो में हम वही देखेंगे। साथ में कई बार मुझे लगता है कि आपको पता भी नहीं होता आपका देश क्या इंपैक्ट कर रहा है, क्योंकि जनरली व्हाट वी रीड आर एक्चुअली बेस्ड ऑन वेस्टर्न थिंक टैंक्स। जैसे कि ये दुनिया इस समय जो चल रही है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है, ये शेप हुआ है वॉशिंगटन कंसेंसस से। लेकिन आज उसका काउंटर न्यू दिल्ली कंसेंसस बन रहा है। हमारा जो मॉडल है जिसमें कि डीपीजी है, जिसके बारे में बात करने वाला हूं, आज वो ग्लोबल साउथ की जरूरत बन रहा है। और मुझे बताइए, जियोपॉलिटिक्स में अगर आप दूसरे देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दें तो आप लीडर बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं। इंडिया का मॉडल ही जियोपॉलिटिक्स के लिए अलग है, डिफरेंट है फ्रॉम द वेस्ट, क्योंकि वो आज की रियलिटीज के हिसाब से है। तो जरा समझते हैं। जब हमने ये जीएसपी इन्होंने कहा कि आपको ये फायदा नहीं मिलेगा, तो लगभग हमें $5.6 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट जो होता है हमारा उस पर हिट हुआ था। लेकिन फिर भी इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड अदर सच सेक्टर्स, उन्होंने इंडिया के इस यूएस ट्रेड को $200 बिलियन प्लस का ट्रेड है, इंडिया के फेवर में ही रखा। तो इंडिया ट्रेड सरप्लस में ही रहा। अब जब दोबारा ट्रंप आए, और एक और बात बता दूं, ट्रंप चले गए थे 2020 में, और विश्वास नहीं मान रहे थे कि वो हार गए हैं। काफी समय लगा। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहने वाला देश, उसके देश में उसका राष्ट्रपति, पुराना राष्ट्रपति आई शुड से, मान नहीं रहा था हार। कैपिटल पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लगवा दी। उसका फिर आरोप चलता रहा इन पर। खैर, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में उस समय के रिटेलिएटरी टैरिफ्स पर बातचीत हुई, और कई रिटेलिएटरी टैरिफ्स इंडिया और यूएसए ने आपसी समझौते से हटा भी दिए थे। फिर आए ट्रंप 2.0, जो रिसेंटली चुनाव इन्होंने जीता। उसके बाद अभी जो आपने रिसेंट देखा 25+25, ये जो टैरिफ लगा है, अब इसकी और ऑब्जेक्टिविटी में जाए तो हमारे इकोनॉमिक्स एडवाइजर का ही कहना है,
यूनियन गवर्नमेंट के कि करीब 0.5 से 0.6% ऑफ जीडीपी पर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, हालांकि उसके कुछ सॉल्यूशंस भी हैं सो दैट हम अपनी स्ट्रेटेजिक मतलब यू कैन से रेजिलेंस को शो कर सकें। आप कहेंगे कैसे? अभी पता लगेगा आपको। पॉइंट ये है कि देखो, कई बार कोई देश जब बेहतर इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी में जाता है तो उसको एक पुश की जरूरत होती है, क्योंकि बड़े रिफॉर्म्स कंफर्टेबल होकर नहीं करे जाते। याद है आपको 1991 का पुश, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था देश में, आईएमएफ ने कहा अब तो एलपीजी को अपनाना पड़ेगा। एलपीजी को अपनाया, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अरे आज आप इंटरनेट के थ्रू ये क्लास देख पा रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू जो डिवाइसेस आपके हाथ में है, सब प्रोडक्ट हैं एलपीजी का। तो क्या इंडिया आज उसी जंक्चर पर है कि जो कहा जा रहा है कि अरे इंडिया तो प्रॉब्लम में है, देखो सबसे इन्होंने डील कर ली, यूएसए ने इंडिया पर टैरिफ लगा दिया। अरे भाई साहब, क्या पता यही टैरिफ इंडिया की वो अपॉर्चुनिटी हो जो इंडिया की डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है, यानी कि भारत की जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, उसके जो पेंडिंग सुधार हैं वो सुधार हम कर सकें। देखते हैं अब कैसे होगा, ये क्या हो रहा है। अभी तक तो हमने स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई, हमने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं बोला, हमने दूसरे को मौका दिया। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे दुश्मन सब हमारे साथ हैं, अब तुम्हें देखना है कि तुम खुद के भी साथ हो, क्योंकि खुद का नुकसान मत करा बैठना। ट्रंप की टोन्स टफ से सॉफ्ट हो गई है। अभी रिसेंट आपने स्टेटमेंट सुना होगा, देखिए क्या कह रहा है, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद मोदी, ही इज अ ग्रेट पीएम। हालांकि इसमें साथ में आई वुड से मिक्स सिग्नलिंग थी, ये भी कहा बट मैं ये नहीं पसंद कर रहा जो अभी वो कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा, मिक्स सिग्नलिंग चल रही है। और अच्छा, ट्रुथ सोशल पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे रहा, आप सबको पता है एक्स या कोई और सोशल मीडिया चैनल नहीं यूज करते, ये यूज करते हैं। इसमें अलग स्कैम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब ये राष्ट्रपति नहीं रहेंगे उसके बाद इसका भी पर्चा खुलेगा कि कैसे कोई राष्ट्रपति ट्रुथ सोशल, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है जिसमें कि 52% स्टेक इन्हीं की कंपनी के हैं, इन्हीं की डायरेक्ट बेनिफिशियरी इन्हीं की ट्रस्ट है। आप जरा गूगल करिएगा, रिसर्च कीजिएगा इसके पीछे। और क्या ये मतलब कि सारे पोस्ट इस पे डाल रहे हैं और इसी की पोस्ट को इंटरनेशनल मीडिया घुमाई जा रही है। तो मतलब कितने सारे लोग तो इस प्लेटफॉर्म को इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि ये भाई साहब हर दूसरे दिन अपना स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। पहले इनका स्टेटमेंट आया कि वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू चाइना, ये तो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगले दिन फिर अपनी स्टेटमेंट बदल दी, कुछ भी चल रहा है। लेकिन इस चक्कर में ये चल रहा है, ध्यान रखिएगा, इसका प्रॉफिट बन रहा है। तो क्या ये राष्ट्रपति के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आएगा? आने वाले जो यूएस के पॉलिटिशियंस है वो बताएंगे। क्या एससीओ में जो अभी हुआ तो ये केवल ऑप्टिक्स नहीं थी, ये एक ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन थी जिसकी जरूरत दुनिया को आज है। हमने मतलब रिजेक्ट तो किया ही नहीं ट्रंप के, मतलब रिजेक्ट मतलब हमने ये नहीं कहा कि हम भी उसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमने स्कोप दिया। इवन जब हमें मौका मिला, जैसे अभी इन्होंने सॉफ्टवेयर टोन अपनाई, लो हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे हमारी तरफ से स्टेटमेंट आया, डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। इंडिया एंड यूएस हैव वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देखिए डिप्लोमेसी में यही है, कुछ भी हो जाए मुस्कुराना होता है। आप कहेंगे ट्रंप, अरे ट्रंप डिप्लोमेट थोड़ी ना है, ट्रंप स्टेट्समैन भी नहीं है। ट्रंप इज अ बिजनेसमैन हु गॉट अपॉर्चुनिटी टू लीड यूएसए बिकॉज यूएसए वाज इन सच अ मेस, और मेस में जनता एक डेमागॉग को चुनती है। ऐसा ही कुछ हुआ है। इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन देखिए क्या है। देखिए अब जो क्लीशे से जो टर्म हो गए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? इंडिया को यह शो करना है कि अल्टीमेटली हमने किसी को नहीं खोया और किसी ने हमको नहीं खोया। मतलब हम हर एक उसके साथ एंगेज रहेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, और हमारे लिए यूएसए भी जरूरी है। कारण यूएसए की इकोनॉमी लगभग क्वार्टर ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। तो किसी एक स्टेटमेंट से अपना नुकसान थोड़ी ना कराया जाता है, ट्रेड थोड़ा ना खराब कर देंगे। प्लस जब हम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन की बात करते हैं, अभी हम 2025 में है, 2025 से 2000 मतलब अगर 2100 तक की बात करें, 21वीं सदी की हम टोटल बात कर रहे हैं, तो एशियन सेंचुरी इसको कहा जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जोन है इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में इंडिया पार्टनर है क्वाड में, अलॉन्ग विथ यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन क्वाड के अदर
को तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के साथ क्लोज रिलेशनशिप, जापान, जापान इज लाइक, अरे आप तो नेचुरल एलाय हैं हमारे। और इंडिया तो कहने का मतलब है यूएसए की जरूरत है इंडो पैसिफिक, और इंडो पैसिफिक में इंडिया। आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, हमें पता है कि चाइना को काउंटर करना है। हम नहीं चाहते कि चाइना इंडो पैसिफिक में जो छोटे छोटे, मतलब इंडियन ओशन के छोटे छोटे देश हैं, इन सबको अपना मिलिट्री बेस बना ले। तो काउंटर कौन कर सकता है? उसके लिए चाहिए कलेक्टिव फोर्स। वी नीड टू बी प्रैग्मेटिक, नॉट इमोशनल। डिप्लोमेसी इज नेवर इमोशनल। तो हमें क्या करना होगा? हमें आईपीईएफ के थ्रू इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे कि हमें बेटर एक्सेस मिले इंडो पैसिफिक के इन देशों में, और उनकी चाइना पर निर्भरता कम हो। B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड टुगेदर, बेटर वर्ल्ड। तो हमें पैक्स सिनेका नहीं होने देना। पैक्स अमेरिकाना को तो टाटा बाय बाय हो गई है। हमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, जिसमें इंडिया एक स्ट्रांग पिलर होगा और बाकी भी अपने आप में स्ट्रांग पिलर होंगे। सबके पास कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए है, जिससे कि हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। ये भारत का वर्ल्ड व्यू है। जबकि चाइना का है पैक्स सिनेका, अरे हम ही होंगे हेजमॉन, कोई नहीं बनने देगा तुम्हें हेजमॉन। ये 100 साल पहले की दुनिया नहीं है, ये आज की दुनिया है। तो इसके लिए हमें इस रीजन में भी चाहिएगा यूएस। एससीओ, गुड रिलेशंस। एससीओ में इनके राइवल्स बैठे हैं भाई, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया साइड में अलग से मीटिंग कर रहा है। इधर गल्फ नेशंस, गल्फ जो इनके स्ट्रेटेजिक एलाय रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। तो यानी कि हमारे पास एक डीप लेवरेज है इस समय दुनिया में। दुनिया एक कंट्रडिक्शन में है। ध्यान रखिएगा, जब जब आपकी लाइफ में या जियोपॉलिटिक्स में डीप कंट्रडिक्शंस होते हैं, वहीं पर अपॉर्चुनिटीज होती है। मुद्दा यह है कि कौन क्या करने को तैयार है। एग्जाम्पल देता हूं, कोल्ड वॉर के टाइम पर रशिया, चाइना एक साथ, दोनों में साइनो सोवियत एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था बॉर्डर को लेकर, प्लस आइडियोलॉजी को लेकर। माओ को लग रहा था कि अरे ये तुम यार, मतलब जो बड़ा विजन था हमारा कम्युनिज्म को, उससे पीछे जा रहे हो। निकिता कोशेव, क्योंकि स्टालिन तो जा चुके थे। तो इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना, कॉन्ट्रडिक्शन था, एक तरफ यूएसएसआर, एक तरफ यूएसए। इस कॉन्ट्रडिक्शन की अपॉर्चुनिटी को चाइना नहीं पहचाना कि यार यूएसए हमें अपनी तरफ लेने के लिए इस समय वो सब करेगा जो इन जनरल ना करता। इसी को तो कहते हैं नेगोशिएशन की अपॉर्चुनिटी, और यही चाइना ने किया। क्या इस समय ईस्ट को, साउथ को इंडिया की ऐसे ही जरूरत है? अरे आप सोच कर देखिए, साउथ ईस्ट एशिया, आसियान के देश, ये जो इस समय दुनिया में फ्लक्स चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है, डॉलर पर डिपेंडेंस इनकी भी है, और डॉलर कुछ भी कर सकता है, मतलब यूएस कुछ भी कर सकता है, ऐसा लग रहा है। तो इनको भी तो चाहिए एक रिलायबल पार्टनरशिप। तो कंडीशंस ऑफ हैविंग मार्केट एक्सेस टू अ नेशन जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, इनको भी तो फायदा होगा। तो ये इस समय हमारे साथ पहले से बेहतर टर्म्स पर नेगोशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे, जब इनकी कन्वेंशनल मार्केट खतरे में है? बिल्कुल करेंगे। साउथ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये देश आप खुद देखिए, जैसे ही इन्होंने यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाने स्टार्ट किए, वेपनाइजेशन करा डॉलर का अगेंस्ट रशिया, तो बताइए आप पर, आपके घर पर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ क्या? हमारे घर पर नेगेटिव इंपैक्ट, यानी कि पेट्रोल, डीजल, इन्फ्लेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, हमें और आपको तो इतना कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हुआ। आप हालात देखिए अफ्रीका के देशों के, जो डीपली डिपेंडेंट थे रशिया यूक्रेन के रूट पर, एनर्जी के लिए, फूड के लिए, उनका क्या हाल हुआ। तो आपको नहीं लगता दुनिया इस समय कंट्रडिक्शन में है? दुनिया को चाहिए एक अल्टरनेटिव मॉडल। हम वो अल्टरनेटिव मॉडल दे सकते हैं अलोंग विद अदर नेशंस। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में वी वुड थिंक एक्चुअली ट्रंप, कि ट्रंप तुमने हमसे वो करा लिया जो शायद हम अगले 10 साल बाद करते, क्योंकि इमरजेंट सर्कमस्टांसेस नीड इमरजेंट एक्शंस। ऐसे एक्शंस करने की जरूरत पड़ जाती है जो पहले आपने कभी नहीं करे। आप देखना लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी उसी सिचुएशन में आएगा जहां पर अपना ऐसा काम कर जाओगे जो सोचोगे यार शायद करता, नहीं करता, बाद में करता। ऐसा थोड़ा ना जिंदगी चलती है। ऐसी यहां पर रिफॉर्म्स के लिए है। मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, 10 साल हो गए, कितने ऐसे रिफॉर्म्स पढ़ा रहा हूं जो आज तक नहीं हुए, लेकिन ऐसा मौका है कि अब वो रिफॉर्म्स हो जाएं, क्योंकि आपने 2-4 रिफॉर्म देखे,
लेकिन हो सकता है अब वो रिफॉर्म्स हो जाएं, कई रिफॉर्म्स अब होने भी लग रहे हैं। बट खैर, नेगोशिएट, अब अगर हमने स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई और हमने दिखाया कि देखो हमारे साथ साथ कौन कौन है, और किसी भी नेगोशिएशन में मुझे बताइए पावर किसके पास होती है? जिसको गरज कम होती है। मतलब समझे इसका आप, मतलब जिसको फर्क कम पड़ता है वही नेगोशिएशन को हरता है, अपनी तरफ ले लेता है। मतलब अब यूएसए यही तो प्रेशराइज कर रहा था। देखो हमने इंडोनेशिया को घुटनों पर ला दिया, इंडोनेशिया के साथ ऐसी डील कर ली है कि इस समय इंडोनेशिया की कई पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं क्या कर दिया तुमने, यूएसए को इतना फायदा दे दिया, हमें नुकसान होगा फ्यूचर में। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, वी हैव टू बी स्मार्ट, वी हैव टू बी टैक्टिकल, राइट? तो लेट देम कम ऑन आवर ग्राउंड एंड वी आर गोइंग टू हैव डील ऑन आवर ओन टर्म्स। एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए यस यूएसए इज हेल्पफुल, तो हम वो लेंगे। सेमीकंडक्टर की तरफ हमें ट्रांजिशन करना है। ऑलरेडी अगर मैं एएमडी और माइक्रोन का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट बताऊं, कमिटमेंट, दैट इज $750 मिलियन प्लस, क्योंकि 400 मिलियन और 250 मिलियन, 350 मिलियन, तो यानी कि करीब रफली मान लीजिए $750 मिलियन। तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, राइट? ड्रोन में हमें टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन चाहिए। ये इसलिए मैं एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले डिफेंस सेक्टर में जब हम जॉइंट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यूएसए वाज शाइंग अवे। लेकिन इन रीसेंट पास्ट इफ यू जस्ट सर्च कि जीई कोलैबोरेटिंग विद इंडिया ऑन व्हाट टर्म्स, 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जब तक प्रेशर नहीं बनता तब तक लोग नहीं आते नेगोशिएटिंग टेबल पे सही से। हमने दिखाया कि अच्छा आप यूएसए रोकोगे ना अपनी कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करे डिफेंस में, आप पर ही हम डिपेंडेंट रहे। लो साफरान के साथ करेंगे, फ्रांस के साथ करेंगे, एएमसीए में उनके साथ कोलैब करेंगे, जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी हमारे पास रहेगी, उस टेक्नोलॉजी का अलग अलग जगह उपयोग करेंगे, फिर एक्सपोर्ट करेंगे। खैर, जीएम के लिए इस पर बड़ा प्रेशर बना रहा है यूएसए, अरे जीएम सोयाबीन कॉर्न इसको अलाउ करो। अच्छा, इससे पहले जीएम क्रॉप हमारे यहाँ अलाउ है कि नहीं? कॉटन अलाउ है सन 2002 से, और इस समय अगर मैं टोटल कॉटन आउटपुट की बात करूं तो 95% के आसपास हमारे यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन ही चल रहा है। उस कॉटन सीड का ऑयल भी चल रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ ये जीईएसी है। कोई बताना चाहेगा अगर आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड किसी क्रॉप को अलाउ कराना हो तो कौन से मंत्रालय से परमिशन की जरूरत पड़ती है? बताएंगे जरा, ऑप्शन दूं? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। ऑप्शन दे दिए हैं आपको, 3 में से एक है, बताइएगा कमेंट में, देखते हैं आप सही बताते हो कि नहीं बताते हो। और सर्च कीजिएगा तो शायद आप में से कई लोग सरप्राइज भी हो जाएं, जो आप सोच रहे हैं शायद वो जवाब ना हो। खैर, तो हमें वो कह रहे हैं कॉटन में। अब आप कॉटन में हम कर रहे हैं, कॉर्न में हमें क्या फायदा होगा? कहा जा रहा है कि कॉर्न में इंडिया रीलुक कर सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि नेगोशिएशन तो होगी, ट्रेड डील तो फाइनली होगी, प्रेशर बनाकर होगी। तो ऐसे में अगर कॉर्न का जीएम क्रॉप हमने अलाउ किया तो उससे हम एथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। हालांकि इथेनॉल अभी दोबारा भी चर्चा में है, आप सब जानते हैं, ये राइट, E20 पेट्रोल की वजह से। बट पॉइंट इज कि इथेनॉल का इस्तेमाल तो है ही, स्पिरिट एंड एक्सपोर्ट उसमें भी, पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल हो सकता है, ऑयल एक्सट्रैक्शन में सोया, जीएम सोया का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम सोयाबीन ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें फ़ायदा हो सकता है। तो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में क्या नेगोशिएशन करनी है, इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंस। अब इसमें एक तरीका भी है, यह टैरिफ रेट कोटा मैकेनिज्म, TRQM। अब इसमें तरीके में देखो क्या होता है। हमने कहा ठीक है हम अलाउ कर रहे हैं जी इस पर्टिकुलर सेक्टर पे, लेकिन हमने कहा हम 100,000 टन पर ईयर अलाउ करेंगे इंपोर्ट, उस पर लगेगा मात्र 15% टैरिफ। लेकिन टोटल वॉल्यूम जैसे ही इससे ऊपर जाएगा तो 60% टैरिफ आएगा। तो एक ये भी तरीका होता है, कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे लिए मतलब नेगोशिएशन में एक टूल हो सकता है कि भाई चलो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, एवरेज जो एग्रीकल्चर टैरिफ है इंडिया का वो 36.7% है ऑन यूएस गुड्स। अगर यूएस से यहाँ पर आते हैं तो इतना हम इंपोर्ट टैक्स लगाते हैं, और हमारे यहाँ से जो यूएस में जाते हैं इन वाले टैरिफ से पहले 5% लगता था, अब तो भाई बढ़ गया है। तो ऐसे में इनकी डिमांड है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करो। बट आप सबको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर तो यार स्ट्रेटेजिक भी है, इतनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है, 50% से ज़्यादा जनता है जो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट है कि नहीं? तो इसी वजह से इंडिया इस पर टफ बार्गेन करेगा, ऐसे अलाउ नहीं करेगा।
तो क्या क्या इंडिया कर सकता है उस पर हम बात करें। टेक्सटाइल और एपरल, जेम्स एंड ज्वेलरी, अब देखिए 50% टैरिफ लगने से इस पर खासा नुकसान हुआ। एग्जाम्पल देता हूं, 19 से 20% टैरिफ लग रहा है हमारे कॉम्पिटिटर्स पे। मतलब ऐसा नहीं है कि यहां से व्यापार रुक गया है, जा तो रहा है, बट पॉइंट ये है कि हमारा ज्यादा महंगा है प्रोडक्ट, क्योंकि इंपोर्ट टैक्स इतना बढ़ गया है। और अगर दूसरे देश से जा रहा है वहां पर 19 से 20% ऑन एन एवरेज कॉम्पिटिटर्स। तो एक तरीके से यूएसए की इस पॉलिसी से इंडिया के कॉम्पिटिटर्स वो अपनी मार्केट से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनके यहाँ पर ज्यादा जॉब्स बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। और देखिए टेक्सटाइल सेक्टर लेबर इंटेंसिव सेक्टर, श्रिम्प एक्सपोर्ट, इसमें आंध्रा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब यहाँ पर डिपेंडेंट है। इस इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट पर डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें? सबसे पहले तो अगर यूएसए हमें प्रेशर बनाना चाह रहा है, यूके के साथ हम एफटीए साइन कर चुके हैं, हम ईयू के साथ नेगोशिएशन में हैं, अगर ईयू के साथ हमारा फाइनलाइज हो जाए तो मुझे बताइए हमारे प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंस है यूएसए की मार्केट पे वो कुछ कम होगी कि नहीं होगी? यानी कि अब हम वो प्रोडक्ट यूरोप में अगर बेच पाएंगे उतने ही प्रोडक्ट, यूरोप इज ह्यूज मार्केट एज वेल, काफी ज्यादा अगर हम वहां पर एक्सेस कर पाएंगे तो मुझे बताइए यूएसए की हमें जरूरत कुछ कम होगी। जरूरत तो है लेकिन नेगोशिएशन में हमारा पलड़ा भारी होगा कि नहीं होगा? होगा। तो भाई ईयू के साथ प्लस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये ऐसे ट्रेडिंग ब्लॉक्स में भारत आगे नेगोशिएशन करे, आसियान, अफ्रीका के साथ और ट्रेड रिलेशंस को गहरे करे जिससे कि डिपेंडेंस ऑन यूएस से कुछ कम हो, राइट। ब्रिक्स नेशंस, इनके साथ तो हम ऑलरेडी एंगेज कर रहे हैं, नया ग्लोबल ऑर्डर, हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक पर डिपेंडेंस को कुछ कम करना चाहते हैं, राइट। तो एक तरीके से हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि भाई हम डोमेस्टिक अपनी जो बेस इकोनॉमी का उसको ट्वीक करें। जो अभी आपने जीएसटी रिफॉर्म्स देखे ना वो इसी से लिंक किया जा रहा है। भाई अगर हमने 4 स्लैब्स को घटा दिया, 2 स्लैब कर दी, प्लस 0 नील कैटेगरी कर दी और 40% लग्जरी गुड्स कर दिए, तो मुझे बताइए कितने सारे गुड्स ऐसे हैं जो नील कैटेगरी में चले गए, डेली कंजप्शन वाले, कितने ऐसे गुड्स हैं जो 5% में चले गए, 5 गुड्स एंड सर्विसेज। तो यानी कि इंडिया ने कहा यार सबसे बड़ी पावर तो हमारे पास अपनी खुद की जनता है, तो क्यों ना इन्हें छूट दी जाए जिससे कि इनके पास ज्यादा पैसा जेब में रहेगा, क्योंकि जीएसटी अगर कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम आपके पास ज्यादा होगी। भाई जहां पर आपके 150 रुपए खर्च हो रहे थे, अगर आपके 20 रुपए बच जाएंगे तो 20 रुपए आप कुछ और खर्च कर पाएंगे, तो ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा सर्विसेज, तो उससे रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो भी कंटिन्यू होंगी कि नहीं होंगी। तो सबसे बड़ी पावर तो घर में है हमारे, इतनी बड़ी जनता है, दुनिया अट्रैक्टेड है हमारी मार्केट को टैप करने के लिए, तो हमारे खुद के मैन्युफैक्चरर्स, खुद के सर्विस प्रोवाइडर्स, वो क्यों हमारी मार्केट को टैप ना करें? उन्हें तो सबसे बड़ा लेवरेज मिलना चाहिए, राइट। तो डोमेस्टिक डिमांड इज आवर पावर, दैट इज व्हाट इंडिया इज लेवरेजिंग, राइट। तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अच्छा, ट्रंप का जो डोमेस्टिक पुशबैक है, अमेरिका फर्स्ट, मागा, तो इसमें एक्चुअली ये ना एक प्रोट्रैक्टेड वॉर की तरह होता है कि कौन लास्ट तक टिकेगा, इससे जीता जाएगा, पता लगेगा कि भाई कौन जीत रहा है। कैसे? एग्जांपल, जैसे उन्होंने कहा कि हम टैरिफ लगाते हैं, भाई साहब टैरिफ देना किसको ये बताना जरा। आपने कहा 50% टैरिफ लगाते हैं, तो देगा तो आपका खुद का कंज्यूमर। आपने हमारी स्टील पे टैरिफ लगा दिया, एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा दिया, कहा कि 50% लगेगा, लेकिन आपके जितनी कंपनीज इंडिया के साथ लिंक्ड हैं, इंडिया से ऑलरेडी उनके एग्रीमेंट्स हैं, इंडिया से जा रहा है, क्योंकि देखिए जब आपकी बड़ी इंडस्ट्री होती है तो मैटर केवल ये नहीं होता कि कितने प्राइस में आ रहा है, मैटर ये भी होता है कि आपकी सप्लाई चेन चलती रहे, आपको जितनी गाड़ी बनानी है वो चलती रहे, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल मिलता भी रहे। तो अगर आप उनकी खुद की रॉ मटेरियल डिपेंडेंस इंडिया के प्रोडक्ट पर है, सोचो आप, तो एक तरीके से आपने उनके लिए, कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए रॉ मटेरियल महंगा कर दिया। भाई एकदम से तो शिफ्ट नहीं हो सकता, राइट। ये कुछ केले तो है नहीं, इस वाले ठेले से नहीं उस वाले ठेले से ले लेंगे, अरे भाई मतलब थिंक ऑफ द स्केल। तो इसी वजह से आपके कार्स वहां पर महंगी होंगी, इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? आपके खुद के कंज्यूमर पर पड़ेगा। तो ऐसे कितने सारे सेक्टर्स हैं जिसपे अमेरिकन कंज्यूमर्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो आप कहेंगे ये बात तो सर मतलब ट्रंप को भी समझ में आती होगी ना, तो ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ट्रंप इज अ प्रैग्मेटिक। देखो ट्रंप वॉन्ट्स टू लीव अ लेगेसी। 2 ही बार कोई राष्ट्रपति बन सकता है यूएसए में, ये सेकंड टर्म है उनका, और वो मतलब प्रेजेंट ही ऐसे कर रहे हैं कि कोई राष्ट्रपति ऐसा आया नहीं और उन्हीं के पास सॉल्यूशन है, और उन पर कोई इंस्टीट्यूशनल चेक होना नहीं चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उसका गलत क्या है, सही क्या है। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट, क्योंकि इंडिया तो बो डाउन करेगा नहीं, इंडिया तो अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेगा, ऐसे और देश भी करेंगे, और उसका जब ह्यूज नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो भाई इन्हीं पर अकाउंटेबिलिटी आनी है कि नहीं। इनकी खुद की जो बिजनेस लॉबीज हैं इस समय तो वो भी पेन में चल रही हैं, लेकिन उनको दिखाया जा रहा है कि देखो
जापान के साथ हो गया ना, देखो यूके के साथ हो गया ना, देखो इंडोनेशिया के साथ हो गया ना, सब लाइन में आएंगे। लेकिन सब लाइन में नहीं आ रहे हैं, कुछ न्यू दिल्ली कंसेंसस के हिसाब से भी चल रहे हैं। जैसे G20 में जो हुआ, इट वॉज नॉट जस्ट कि इंडिया में हुआ, इंडिया ने चेयर कर लिया, इंडिया लीडर बन गया, नहीं नहीं। मुद्दा यह भी है कि इंडिया ने उसमें करा क्या। इंडिया ने इंक्लूसिवनेस को शो किया। अफ्रीकन यूनियन, आइए आप इसका मेंबर बनिए। ग्लोबल साउथ, आपकी डिमांड, जो आपकी नीड है, वो एक्चुअली की प्रिंसिपल्स तय करेंगी कि ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके रूल्स कैसे शेप होंगे। हमने डीपीजी की बात करी, डिजिटल पब्लिक गुड्स, ये मॉडल ही वेस्ट के मॉडल से अलग है। देखो, यूएसए में एक एक्चुअली ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन वो वॉशिंगटन डीसी बेस्ड थिंक टैंक में काम करते थे, विलियमसन ने एक बात कही थी, वॉशिंगटन कंसेंसस। उन्होंने, उनके आइडियाज 1970s में काफी पॉपुलर हुए। उन्होंने दुनिया को कहा, और उनके बिहाफ पर उधर रोनाल्ड रीगन, और इधर यूएसए में रीगन, एंड ब्रिटेन में थैचर, मार्गरेट थैचर। तो शी वाज सेइंग कि दुनिया के जो देश हैं, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड नेशंस, तुम्हें गरीबी से बचना है। उन्होंने कहा हाँ मैडम, गरीबी से बचना है। रीगन ये गरीबी से बचना चाह रहे हैं, बता दें इनको क्या करना है। आपको ना वॉशिंगटन कंसेंसस के हिसाब से चलना है, यानी कि वॉशिंगटन की जो सहमति है उससे दुनिया चले। क्या सहमति है भाई? एक्चुअली अभी तक जो आपने दीवारें बना रखी थी ट्रेड की, उन्हें गिरा दो। गिरा दे मतलब अभी तक तो तुमने लूटा हुआ हमारे रॉ मटेरियल को, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एटसेट्रा, अब और लुटा दें। कहा हाँ, डाइवर्सिफाई कीजिए ना, इन्वेस्टमेंट आने दीजिए, मार्केट में चीजें बिकने दीजिए, उससे देखिए फिर क्या होगा। फिर तो मतलब एंटीडोट टू पॉवर्टी है जी ये। हुआ क्या? उसके बाद और ज्यादा फैली इनइक्वालिटीज। दो तरह की इनइक्वालिटीज फैली। एक तो इंट्रास्टेट का मतलब होता है देश के देश में इनइक्वालिटी। कहा कि डेवलपमेंट आ जाए, कहां डेवलपमेंट आ गया? हेड काउंट रेशियो के हिसाब से पॉवर्टी बढ़ी कितने सारे देशों में। हेड काउंट का मतलब होता है नंबर ऑफ पुअर की अगर बात करें। इंटरस्टेट इनइक्वालिटी, ज्यादा अमीर तुम हुए, ज्यादा पैसा तुम्हारे पास मूव हुआ, तो किस बात की गरीबी, किस बात की गरीबी मिटी? तो ये वॉशिंगटन कंसेंसस का क्रिटिक ऑलरेडी आने लग गया था। उसके बाद 2008-9 जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यूएसए से आया, उसके बाद फिर रही कहीं कसर जो है वो चली गई थी। अब क्वेश्चन उठने लगे थे, बट मतलब डोमिनेंस इतना ज्यादा है, प्लस डिपेंडेंस इतना ज्यादा है हमारा भी इन इंस्टीट्यूशंस पर, इनके रूल्स पर, कि इससे पार पा नहीं पा रहे थे। एक स्कॉलर थे जोसेफ स्टिग्लिट्ज, उन्होंने कहा कि भाई ये कहते हैं डेमोक्रेसी, इनके खुद के इंस्टीट्यूशंस जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्या उसमें डेमोक्रेसी है? क्या ये सभी नेशंस को इक्वल मानते हैं इन इंस्टीट्यूशंस में? ये तो मानते नहीं है। वैसे डेमोक्रेसी के लिए युद्ध तक कर देते हैं, देश में चले जाते हैं, रेजिम चेंज कर देते हैं। ईरान में देखो ऑपरेशन एजेक्स के थ्रू इन्होंने किया, इराक में देखो क्या किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो आज तक नहीं मिले। तो मतलब दुनिया के अंदर एक पेंटअप डिमांड पहले से थी। तो दुनिया में जो इस समय हो रहा है ना, मतलब ये ऐसा हो रहा है कि आगे 5 साल बाद, 10 साल बाद इस वाक्यों को पढ़ाया जाएगा। होपफुली मैं ही पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि देखो इस समय पर क्या चेंजेस हुए जियोपॉलिटिक्स में। उस समय के जो फैसले हैं उसने दुनिया को 5 से 10 साल, हालांकि 5 से 10 साल बहुत ही छोटा टाइम पीरियड है जियोपॉलिटिक्स के लहजे से और जियो इकोनॉमिक्स के लहजे से, लेकिन फिर भी चेंजेस दिखने लगेंगे। जैसे डीपीजीज, हमने कहा तुम्हारा मॉडल क्या है कि तुम कुछ बनाते हो और उस पर पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हम ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे, इसमें लग जाते हो। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया ने कहा ये इंडिया स्टैक है। आधार को बैंक अकाउंट से कनेक्ट करो, आधार पे ई-केवाईसी, IMPS, UPI, भारत QR, इसको हल्के में मत लेना। अभी फिलीपींस की सरकार इंडिया के इस इंडिया स्टैक से अपनी गवर्नेंस को रिवोल्यूशनाइज करना चाहती है। कितने सारे अन्य देश हैं जो UPI को अपना रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ना, ये किसी क्रांति से कम नहीं है, क्योंकि इंडिया कह रहा है दिस इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब समझते हैं आप में से जो IT बैकग्राउंड से वो समझते हैं, मतलब कि हम इस पर अपना कोई पेटेंट नहीं चाह रहे, हम तो चाहते हैं आप इसका इस्तेमाल करो। ये नहीं कहते कि ये सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम, एल्गोरिथम हमारी हैं, हमें पेमेंट दो तब जाकर तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये छोटी बातें, पुरानी बातें, ये वेस्ट कर चुका। अगर किसी को अब लीडर बनना है तो पुराने मेथड से नहीं बनेगा। ओपन सोर्स, इंटरऑपरेबल होगा। मतलब अगर हमारे सिस्टम का इस्तेमाल करके तुम अपनी इकोनॉमी को रिवोल्यूशनाइज करोगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन करोगे, तो जाहिर सी बात है हमारे सिस्टम से तुम्हारे यहां ट्रांजैक्शन करना भी तो आसान हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे यहां से जो ट्रेड है तुम्हारे यहां, वो भी तो आसान हो जाएगा। यूएसए वाले से लोगे, फिर वही चक्कर पड़ेगा तुम्हें, स्विफ्ट एटसेट्रा। लेकिन हमारे थ्रू करोगे, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए चीजें, है कि नहीं? हमारे यहां पर इस इंडिया स्टैक को यूज करके जो सॉल्यूशंस बिल्ड होंगे गवर्नेंस के या ट्रेड के, ट्रांजैक्शंस के, वो नए सॉल्यूशंस तुम्हारे यहां रेडीली अप्लाई हो जाएंगे।
तो आपकी और हमारी इकोनॉमीज की जो कपलिंग है वो फास्ट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसी वजह से इट्स अ वेरी बिग स्टेप। तो आधार, आपको तो आधार कार्ड, जैसे देखो हमें जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड, मिल गया ठीक है, हमने तो मांगा भी नहीं था, दे दिया आधार। हम तो सोच भी नहीं रहे थे कि अपनी बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट दें, क्योंकि पता नहीं फिंगरप्रिंट हमारे और इतने कीमती हैं, क्या हो जाएगा। कीमती हैं मानते हैं, बट द पॉइंट इज जो आपको मिल रहा है और जो रिवोल्यूशन आ रहा है वो भी तो देश के लिए कीमती है कि नहीं? तो यही है न्यू दिल्ली कंसेंसस, एक नया ब्लूप्रिंट है जिसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर शेप होगा। इसके 3 कोर प्रिंसिपल हैं। अब जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो देख रहे हैं, आप मेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे। सॉवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि हर एक देश की संप्रभुता और उसकी अपनी ऑटोनॉमी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उस पर पुराने तौर तरीके, दूसरे के तौर तरीके थोपे नहीं जाएंगे, जैसे कि वेस्ट ने इंपोज किया है। हर कोई अपना नेशनल इंटरेस्ट से काम करे, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। वेस्ट ने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इकोनॉमी पावर तो अपने पास ले ली, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट अब पूरी दुनिया झेल रही है। लेकिन आज दुनिया को कलेक्टिवली सॉल्यूशन देना होगा, क्योंकि ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि नहीं करें, इसको प्रिंसिपल रखें कि नहीं रखें, ये हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। दिस इज द ओनली चॉइस वी हैव, ये ही है हमारे पास चॉइस, और कुछ नहीं है। प्लस दुनिया मल्टीपोलैरिटी वाली होगी, प्लूरलिज्म वाली होगी। मल्टीपोलैरिटी यानी कि देयर विल बी मल्टीपल पोल्स, कोई एक अपने हिसाब से दुनिया को नहीं चलाएगा कि यूएसए ने, अरे इसका एक्चुअली आज मूड खराब है, इनके खिलाफ सैंक्शन लगा दो। ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि कितने सारे लोगों का भविष्य खराब हो जाता है, कितने लोग जॉबलेस हो जाते हैं केवल उस एक देश की वजह से, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा पावर आपने रहने दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। 400 लोगों को इनके डिक्टेटर ने एक्चुअली केमिकल गैस का इस्तेमाल करके मारा है, हमें जाना पड़ेगा। 6300 लोग निपटा दिए, उसका कोई हिसाब नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई माइट इज राइट, कोई बोलेगा नहीं। प्लूरलिज्म यानी कि आपका ही कल्चर डोमिनेंट नहीं है, हर एक कल्चर की अपनी यूनिकनेस है, उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है। चाइना के, आज मैं जो इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया कि चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल पढ़ो। आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू, एक बार प्रेम्बल पढ़ो उनका। भाई साहब वो अपनी कल्चर, अपनी प्राइड को कैसे शो कर रहे हैं, मतलब वो शो कर रहे हैं कि हम 5000 साल पहले भी थे, 5000 साल बाद भी रहेंगे। वी हैव दैट सिविलाइजेशन कंटिन्यूटी, वी हैव दिस थिंग विच एक्चुअली मेक ऑल ऑफ अस टुगेदर। चाइना इस तरीके से बाउंड कर रहा है अपने कल्चर के आइडियाज पर, अपने सिविलाइजेशन के आइडियाज पर। सिमिलरली जापान एंड अदर कंट्रीज। तो इस समय इस प्लूरलिज्म को रेस्पेक्ट करना जरूरी है। इंडिया के पास जो अपनी सिविलाइजेशनल हेरिटेज है उसको नर्चर करना जरूरी है, इतिहास को नर्चर करना जरूरी है। सिंगल पावर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड अब ऐसा नहीं चलेगा। अब न्यू दिल्ली कंसेंसस के हिसाब से चलेगा। वॉशिंगटन कंसेंसस के डीमेरिट्स पर क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसने एंटीडोट टू पॉवर्टी के नाम पर करा क्या है, कितनी जगह पर इसने डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट किया है। अंडर डेवलपमेंट समझते हैं, शोषण। डेवलपमेंट इस शोषण का किया है, राइट। खैर, तो यूएस के जो इंटरेस्ट हैं वो डेट्रीमेंटल है, क्योंकि मतलब सीधी सी बात, जो वॉशिंगटन इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके बेस पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, अभी उनमें डोमिनेंस है। हमारा स्टेप है कि वी नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स देयर। वो यूएसए में बेस्ड हो सकते हैं, लेकिन अगर वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो भाई साहब सबके लिए काम करना पड़ेगा। पैसा हर कोई देता है, इंडिया भी उसमें डोनेट करता है, कंट्रीब्यूट भी करता है, राइट। तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। सेम इज विद यूएन और यूएन की डिफरेंट एजेंसीज, राइट। तो यानी कि अमेरिका फर्स्ट और मागा और उसके बेसिस पर जो टैरिफ वॉर है, ये एक जियोपॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन है, और ये मिसकैलकुलेशन अब इनकी शो अप हो रही है इन दी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो दुनिया दिखा रही है, इंडिया जो दिखा रही है। तो अब जो नया वर्ल्ड शेप अप होगा तो इंडिया हैज टू फाइंड अ गुड प्लेस फॉर इटसेल्फ, राइट। सो आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी। अगर सब कुछ है क्लियर, यू कैन मेंशन अल्ट्रा क्लियर या वाह इन कमेंट्स। आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे अपडेट्स यहाँ पर आते हैं। और ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक मेंस का, आप अटेम्प्ट करके टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं आंसर को। Examine India's strategy to counterbalance impact of USA's unilateral policies in recent past. इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप शशांक त्यागी फॉर यू में अभी अपलोड कर रहा हूँ। सारे नोट्स, क्विज आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाते हैं। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।